हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन अपना कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है अपना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो हमारी जो पूरी अकाउंट्स है इसी के ऊपर बेस्ड है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जैसा हमने अपने अकाउंटिंग टर्म्स में और पहले जो हमारे थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी, उसके अंदर हमने एक ओवरव्यू लिया था कि हमारा अकाउंट्स क्या होता है और अकाउंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी देखो, अकाउंट्स जो है अपना स्ट्रक्चर, उसके अंदर दो पार्ट हमने पढ़े थे कि एक जो साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड जो है अपना क्रेडिट है, डेबिट है, और राइट साइड जो है अपना डेबिट है। अभी ये जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, ये हमारे पूरे अकाउंट्स को मींस ड्राइव करेंगे कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने की, मतलब एक साइड में आपकी सारी एसेट्स लिखी हुई हैं और एक तरफ आपकी सारी कैपिटल और लायबिलिटीज हैं। अब मेरे को ये देखना है कि आपने ये देखा कि जब भी मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसमें दोनों साइड इम्पैक्ट होते हैं, एक असेट साइड और हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, दोनों साइड इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है उस इम्पैक्ट को हम डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और जब हम अकाउंट बनाएंगे एक, तो उसे हम किधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक अकाउंट का छोटा सा डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, व्हाट इज अकाउंट? एन अकाउंट is a process of recording similar nature of transactions at one place। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेजर। ठीक है, हम इसे लेजर भी बोलते हैं। अब देखो, जो हमारा अकाउंट होता है, एक मैं आपको छोटा सा अकाउंट बना के दिखाता हूँ जो कि हमने पहले भी बनाया है। ये हमारा अकाउंट टी शेप में होता है। अब देखो, यहाँ पे आएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है, दिस साइड विल बी
डेबिट एंड दिस साइड विल बी क्रेडिट। ओके, तो ये एक हमारा लेजर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इस लेजर में देखो, यहाँ पे डी आर जो लिखा है दिस स्टैंड फॉर डेबिट, जो यहाँ पे सी आर लिखा है दिस स्टैंड फॉर क्रेडिट। अब इस लेजर के दो साइड हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने किया था तो हमने देखा था कुछ उसमें असेट्स इंक्रीज होती हैं तो कुछ लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती हैं, या फिर मेरी कोई असेट बढ़ रही है तो कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, असेट कम हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट मैं इधर इधर कब कोई असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो मैं किधर लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा या क्रेडिट साइड में लिखूंगा। जैसे अभी मान लो कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपको पॉकेट मनी मिली 1000 रुपीज, तो आपने एक सिंपल सा आपने कॉपी के अंदर नोट बनाया कि मेरे को 1000 रुपीज मिले। ठीक है, आप मैगडी गए, आप मैगडी में जाके 300 रुपीज आपने खर्च की, आपके पास बैलेंस 700 बचे। ठीक है, तो आप एक सिंपल लेवल पे एक हिसाब रख रहे हो कि मेरे पास 1000 थे, मैंने उसमें से 300 खर्च कर दिए, 700 मेरे पास बैलेंस बचा। अब इन द सेम वे ये तो आपका एक अकाउंट है जो कि मान लो आपका पॉकेट मनी का एक अकाउंट हो गया। बट अगर आपको 1000 ट्रांजेक्शन 1000 लेजर मेंटेन करने पड़े, जैसे आपको ये एक पॉकेट मनी मिली, आपकी सैलरी आई, आपका कोई बिजनेस चल रहा है या आपके पास कहीं और से पैसे आए और आपने वहां कहाँ कहाँ खर्चा किया, अगर आपको मेंटेन करना पड़े तो आप इस फॉर्म में मेंटेन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आपके पास एक ही ट्रांजेक्शन है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये एक्सपेंस मैंने मैगडी में किया था, बट आपने मान लो इसमें से कुछ और पेमेंट किया, 10 पेमेंट और किए, ये अमाउंट अगर बड़ा होता 10 पेमेंट आपने और किए, तो उसका हिसाब आप कैसे रखोगे, मतलब इस फॉर्मेट में हिसाब रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर क्या है, लेजर एक कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। लाइक आपका ये लेजर बन गया फूड का, जैसे आपने फूड के लिए क्या क्या खर्चे किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जब भी आप मैकडी गए, आपने जो भी एक्सपेंसेस किए, खर्चे किए, वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे किसी एक साइड पे। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताएगा हमें कि हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते। देखो, जब हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम अगर कोई चीज मेंटेन करेंगे तो कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी स्टेक होल्डर जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है उसे पता चल जाएगा कि ये जो लेजर है इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको सारी चीजें सामने वाले को जाके एक्सप्लेन नहीं करनी है कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, वहां पे हजारों चीजें, आप कितनी चीज एक्सप्लेन करोगे। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर कोई चीज लिखी हुई है दैट मीन्स कि वो एक रिजल्ट आपको इंडिकेट कर रहा है और वो रिजल्ट आपको दिखाना चाह रहा है कि हाँ ये हुआ है। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट, अभी देखो क्या होता है, आप एग्जाम देते हो जाके, पूरे साल पढ़ाई करते हो, फिर एग्जाम देते हो जाके, एग्जाम के बाद आपका एक रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट मींस अगर पी लिखा है, पास लिखा है, तो यू आर क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास, और अगर कुछ और लिखा है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो वहां एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर उसे कोई भी पर्सन देखेगा, कोई भी एजुकेटेड या फिर जिसे पढ़ना आता है कोई भी देखे, तो ही विल नो कि आपका रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वहां जाके कि मेरा रिजल्ट जो है ऐसा आया है, या फिर मैंने ऐसा पढ़ा था तो ये मेरा रिजल्ट ऐसा आया है। ठीक है, हम घर में बहाने देते हैं कि चलो भाई मैंने कम पढ़ा था तो मेरे इसमें कम नंबर आए हैं, या फिर मैंने ज्यादा पढ़ा था तो मेरे ज्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एक पर्सन जिसे आप जानते नहीं हो, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, आप अपना रिजल्ट उसके सामने रख दो, वो आपका रिजल्ट देख के समझ जाएगा कि इस रिजल्ट में क्या है। ठीक है, और आपने कितनी मेहनत की है। वैसे ही कंपनी के केस में भी है कि हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करते हैं तो कोई भी पर्सन जो
कि कंपनी के बारे में जानना चाहता है या कोई इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, अगर वो उस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए तो वो सारी चीजें समझ जाएगा। इसीलिए हमारा ये फॉर्मेट है, ठीक है। सो अभी देखो, अकाउंट के दो पार्ट हैं, दो साइड हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ये रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हमें बताएंगे कि हमें कोई चीज कब डेबिट साइड पे लिखनी है और कोई चीज कब क्रेडिट साइड पे लिखनी है, ठीक है। तो अभी ये नोट लिखो, ऑल अकाउंट्स आर divided into two parts, debit and credit. So you can say the left part is debit and right part is credit, ठीक है। आप ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों अभी देखो, जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है वो क्या है। इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन डेबिट साइड और ऑन क्रेडिट साइड वी हैव रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ही हमें बताएंगे कि कब हमें डेबिट साइड पे लिखना है और कब हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है, ठीक है। अभी हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हैं वो दो अप्रोच पे डिवाइडेड है। एक है अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, और एक है इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये आपका एक अप्रोच ये हो गया अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, एंड सेकेंड इज इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से कि हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कौन से मेथड बताता है कि हमारे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, हमारे अकाउंट को, जो अभी हमने एक लेजर बनाया था और हम उसे अकाउंट बोल रहे थे, उस अकाउंट को वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसको बाइफरकेट करके अपने रूल्स बताता है, ठीक है। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारा अकाउंट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, या वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है और इधर वो इम्पर्सनल अकाउंट हो सकता है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट हमारा फर्दर तीन पार्ट में बाइफरकेटेड है। वो क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन और अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। एंड इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट हो सकता है और नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो ये एक अपना ट्रेडिशनल अप्रोच का ओवरव्यू है। अब हम हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आप ये एक बार नोट कर लो और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हमारे अकाउंट्स हैं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। अभी देखो, हम पर्सनल साइड पे चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट, accounts which relates to an individual, firm, company or an institution। वो अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है या फर्म और कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, उन सभी अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट, अब यहाँ देखो जो हमारा अकाउंट है हम उसे A/C लिखते हैं, ठीक है। अकाउंट से बोलते हैं, ओके। अकाउंट ऑफ राम, ये एक इंडिविजुअल है। श्याम एक इंडिविजुअल है। कैपिटल अकाउंट, ये ओनर का जो कैपिटल अकाउंट है, ये एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। टाटा स्टील लिमिटेड, ये एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। टाटा स्टील लिमिटेड मीन्स अ कंपनी,
वो भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पीडब्ल्यूसी माइट भी आप अभी नहीं जानते होंगे, बट जैसे जैसे आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पीडब्ल्यूसी एक ऑडिटिंग फर्म है, ये बिग 4 कंपनियों में से एक है, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो यू ऑल नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन है और ये भी पर्सनल अकाउंट में फॉलो करता है, ठीक है। अभी आपको एक जो कंफ्यूजन होगा कि इंडिविजुअल तो आपने मान लिया कि वो एक पर्सन है और पर्सनल अकाउंट में आएगा, बट फर्म और कंपनी कैसे आएगी और इंस्टीट्यूशन कैसे आएगा, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पर्सनल अकाउंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड था, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज दोज हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड्स, ठीक है। तो जब कंपनी किसी पर्सन के साथ डील करती है, ठीक है, जैसे मैंने किसी पर्सन से, कंपनी ने किसी पर्सन से न्यूज़पेपर परचेज किया या कोई सामान खरीदा जो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक आदमी सेल कर रहा है और उसका ऐसा सच कोई कंपनी का फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। या फिर हमने किसी से उधार पे सामान लिया, कोई भी, जैसे हमने राम से कुछ गुड्स खरीदे तो राम हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, ठीक है। तो ये एक पर्सन का अकाउंट हो गया जो कि नेचुरल पर्सन में फॉल करेगा, ठीक है। तो ये नेचुरल पर्सन हो गया। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? दीज अकाउंट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इन अकाउंट्स का, इन पर्सन का जो है कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लाइक इन केस ऑफ नेचुरल पर्सन। जैसे हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो हम इसमें फॉल करेंगे, ठीक है, नेचुरल पर्सन अकाउंट में। बट आर्टिफिशियल पर्सन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एज ह्यूमन बीइंग, बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट, बट फिर भी हम उसे पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। These are not the creation of gods, like human beings are creation of God. These entities are not the creation of gods, but are created under various law. Like companies are created under Companies Act 2013. Firms are created under Partnership Act 1932. ठीक है, तो ये जो पर्सन है इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नॉर दे आर क्रिएटेड बाय गॉड्स, और इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है एज ह्यूमन बींग्स, बट हम उसे एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं बिकॉज जो हमारे लॉ हैं उन्हें एक सेपरेट एंटिटी की तरह मानते हैं और वो एग्जिस्टेंस में आते हैं किसी न किसी लॉ के अंडर में, और लॉ उन्हें मान्यता देता है कि यस यू आर बीइंग ट्रीटेड एज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, एज अ डिफरेंट पर्सन, ओके। लाइक जैसे जब हम किसी कंपनी के साथ डील करते हैं जैसे मेरे पास रिलायंस का इंटरनेट लगा हुआ है, तो जब मेरे को कोई इश्यू आता है तो मैं रिलायंस कंपनी में फ़ोन करता हूँ, वो एक सेपरेट एंटिटी है। मैं मुकेश अंबानी के पास फ़ोन नहीं करता कि मतलब उसी की कंपनी है, बट मुकेश अंबानी और रिलायंस ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो हम रिलायंस कंपनी के पास फ़ोन करते हैं, जो वो कंपनी जो है उन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस कंपनी एक पर्सन हो गई, नॉट अ नेचुरल पर्सन बट अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड अंडर लॉ। लाइक रिलायंस कंपनी एक लॉ के अंडर में बनी हुई है विच इज कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 1956, और अभी जो हमारा कंपनीज एक्ट नया आया वो 2013 है, ठीक है। इन द सेम वे हमारे पास फॉर्म्स, जो पार्टनरशिप फॉर्म, आपने सुना होगा कि 2-4 पार्टनर, 2-4 लोग मिलके किसी कंपनी को रन कर रहे हैं या किसी फॉर्म को रन कर रहे हैं, तो कॉमन जो पर्सन, कॉमन पर्सन जो होता है वो फॉर्म को भी एक कंपनी ही बोलता है। बट अभी हम अपने इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, हम फाइनेंस फील्ड में हैं, तो वी नो द टेक्निकलिटीज ऑफ ऑल दीज टर्म्स कि फॉर्म क्या है। फॉर्म एक कंपनी नहीं होती है, या फॉर्म भी एक बिजनेस रन कर रही है, बट जब 4 लोग मिलके म्यूचुअली एक जगह खड़े होते हैं, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इस बिजनेस को करना है, तो वो पार्टनरशिप फर्म होती है। और पार्टनरशिप फर्म कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? वो आती है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके लिए ये लॉ है। तो
जब कोई भी पर्सन किसी लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है तो हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, आप ये नोट करो। और इसका एग्जांपल क्या है, लाइक बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंकिंग रेगुलेशन और आरबीआई की जो रेगुलेशंस हैं वो उसके अंडर में हमारे बैंक बनते हैं, उसके थ्रू एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। टाटा स्टील लिमिटेड ये एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट के थ्रू आई है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पीडब्ल्यूसी एक फॉर्म है, डेलॉइट एक फॉर्म है जो कि पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, तो ये सभी आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट में, वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो ये क्या बोलता है, व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक पर्टिकुलर पर्सन को दिखाए या फिर वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिखाए, इट इज टर्म्ड एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखो एक्चुअल में ये जो पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही। जैसे हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट था, वो नेचुरल पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन्स विच आर क्रिएटेड अंडर लॉ, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट और एनी अदर रेलेवेंट एक्ट। बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये उन्हीं दोनों अकाउंट में से आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, अगर कोई भी अकाउंट उस ग्रुप को दिखाए, आइदर नेचुरल के ग्रुप को दिखाए या फिर आर्टिफिशियल के ग्रुप को दिखाए या फिर किसी भी अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो सैलरी एक एक्सपेंस, सैलरी जो है एक एक्सपेंस है और उसमें कहीं भी हमारा वो जो अकाउंट है वो किसी अगर पर्सन को दिखाता, जैसे राम को मैंने सैलरी पे किया, ठीक है, तो जब राम का उसमें नाम आएगा तब वो पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। अगर मैंने सैलरी पेमेंट किया तो जो सैलरी का अकाउंट है वो किसी भी पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, वो किसी और अकाउंट में जाएगा जिसे हम आगे देखेंगे। बट क्योंकि ये वर्ड आउटस्टैंडिंग लगा है इसके साथ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये जो दिखा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को। लाइक फिर से मैंने किसी को सैलरी पेमेंट किया, वो मेरा एक खर्चा है, ठीक है। अब सैलरी ऑब्वियसली मैं किसी पर्सन किसी ह्यूमन बीइंग को ही पेमेंट करूंगा, बट उसके लिए ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा, उसके लिए एक दूसरा अकाउंट है। यहाँ पे डायरेक्टली किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने सैलरी दे दिया, मेरा एक खर्चा हो गया, मेरे पैसे चले गए, उसके लिए दूसरा अकाउंट है। बट जब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस वो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर एक पर्सन को, किसी सिंगल पर्सन को जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगी। ये भी आपको और क्लियर होगा जब मैं नॉमिनल अकाउंट आपको बताऊंगा, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट, मेरा कुछ इंटरेस्ट है जो कि पेमेंट करना था मेरे को किसी को, आइदर बैंक हो या फिर किसी पर्सन को। तो बैंक हो गया तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, और कोई अगर आदमी है तो वो नेचुरल पर्सन हो गया। मेरे को पेमेंट करना था बट मैंने उसका पेमेंट किया नहीं, तो वो एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट जिसको बोल सकते हैं, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग आर सेम, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस बैंक को और या पर्सन को, तो यहाँ पे फॉल करेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इन द सेम सेंस, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, एक्स्ट्रा पैसे दे दिया, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंपनी एक लॉ के अंदर क्रिएटेड एंटिटी है
दैट इज अ आर्टिफिशियल एंटिटी, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो पार्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव के कैटेगरी में फॉल करेगा। कैपिटल अकाउंट, अभी देखो कैपिटल अकाउंट ओनर का होता है। यहाँ पे हमने ओनर के नाम से कुछ नहीं खोला, ओनर के नाम से कुछ नहीं खोला, बट ये जो कैपिटल अकाउंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। ड्राइंग अकाउंट, ये भी ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा। अब बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलता है, माइंड के साथ खेलता है, वो आपको दो बोलेगा, दो चीजें बोलेगा। एक डेटर अकाउंट, अब डेटर जो है वो एक इंडिविजुअल हो गया, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो बिल्स रिसीवेबल डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये खुद एक कोई डेटर नहीं है, बट डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक नेचुरल पर्सन है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव में फॉल करेगा। इन द सेम वे क्रेडिटर्स आर नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है, बट बिल्स पेबल आर रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिटर्स विच आर नेचुरल पर्सन्स, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। ओके, अभी ये आपको और क्लियर होगा जब मैं नॉमिनल अकाउंट बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप अपने कॉपी के अंदर 4 लाइन छोड़ दो और 4 लाइन के बाद एक रूल लिखो कि हम कब इसमें इस केस में डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, 4 लाइन छोड़ देना आप, नॉमिनल को पढ़ने के बाद हम फिर से इस पे आएंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो, तो इस पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में दो मेथड, दो बाइफर्केशन, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर आपके 3 बाइफर्केशन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो उस पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट करने का या क्रेडिट करने का, वो ये है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिसीव कर रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे, और जिससे हमें मिल रहा है हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी पहले थ्योरी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल पे मूव कर सकते हैं। तो अभी ये रूल लिख लो, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। तो देखो, अभी हमारा दूसरा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है, इम्पर्सनल अकाउंट में हमने 2 बाइफर्केशन किए थे, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है, जो पर्सनल नहीं है वो एक इम्पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा। और इम्पर्सनल के अंदर 2 चीजें हैं, फर्स्ट इज रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट जो है वो डील करता है ऑल द असेट्स ऑफ द एंटिटी ऑफ द कंपनी। जितनी भी असेट्स हैं कंपनी के पास, उसके लिए रूल डिफाइंड इस रियल अकाउंट के अंडर में होगा, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या है, ऑल द असेट्स या फिर प्रॉपर्टीज, ऑल द असेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारी असेट्स और प्रॉपर्टीज बिजनेस की जिसे हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, विल फॉल अंडर दिस अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नोट दिया है, एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर। ऐसा क्यों, क्या ये हमारे एसेट नहीं होते? बैंक में जो मेरा बैलेंस पड़ा है वो क्या मेरा एसेट नहीं है? और क्या
ये जो मेरा डेटर है वो मेरा असेट नहीं है क्या? मेरे को उससे पैसे मिलने वाले हैं तो ऑब्वियसली वो मेरा असेट है, ठीक है। बट वो रियल अकाउंट में क्यों नहीं फॉल करेगा? जो मेरा बैंक है इट विल फॉल अंडर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बिकॉज इट इज क्रिएटेड अंडर लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट, ओके, आई कैन से दिस आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड जो डेटर है वो कहाँ फॉल करेगा? इट इज एन असेट, बट ये ऑलरेडी किसी अकाउंट में, किसी नेचर ऑफ अकाउंट में फॉल करता है और वो नेचर है नेचुरल पर्सन अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सन अकाउंट, ओके। तो जो बैंक है और डेटर है वो इस रूल से गवर्न नहीं होंगे बिकॉज ये असेट होते हुए भी किसी और अकाउंट्स में फॉल करते हैं विच इज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और नेचुरल पर्सन अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल का मैंने आपको बताया, बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो एन असेट लाइक डेटर, बट वो मेरे डेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में फॉल करेंगे, ओके। तो आप ये नोट कर लो और इस पे स्टार मार्क कर लो क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उन सभी चीजों को डेबिट करो, उन सभी असेट्स को डेबिट करो जो कंपनी के पास आ रही हैं और उन सभी असेट्स को क्रेडिट करो जो कंपनी के पास से जा रही हैं। लाइक मेरा कैश आया तो दैट विल बी डेबिटेड, कैश गया दैट विल बी क्रेडिटेड। अभी आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिकली इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माय नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? ये किस चीज का अकाउंट है? किस चीज का अकाउंट है? द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यूज और इनकम। तो इस अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और रेवेन्यू एंड इनकम ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट के अंदर फॉल करती हैं। लाइक मेरा सैलरी हो गया, मेरा इंटरेस्ट हो गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, नेम एनी एक्सपेंस दैट विल फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट और वो इसके रूल से गवर्न होगा, उसका डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, ठीक है। क्या है इसका रूल? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। सभी खर्चों को या फिर कोई लॉस हुआ है उन सबको डेबिट करो और सभी इनकम्स या फिर गेन जो कंपनी को हुए हैं उन्हें क्रेडिट करो, ठीक है। तो ये अपना नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है। अब देखो हम 4 लाइन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में छोड़ के आए थे, अब वो 4 लाइन किस लिए छोड़ के आए थे हम उस पर चलते हैं। पहले आप ये नोट कर लो फिर उसको देखते हैं। तो देखो जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में हमने 4 लाइन छोड़ी हैं, अभी जो मैं लिख रहा हूं अभी ये नोट मत करना। नॉमिनल डील्स विथ व्हाट? एक्सपेंस। एक्सपेंस एंड इनकम, ओके। नॉमिनल डील्स विथ एक्सपेंस एंड इनकम और यू कैन से लॉसेस और गेन्स ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे मान लो सैलरी, सैलरी इज व्हाट? सैलरी इज अ एक्सपेंस, ओके। इंटरेस्ट, interest is what? Is an expense, okay.
इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस। तो मैंने आपको एक्सपेंस के एग्जांपल दिए। ये एक्सपेंस जब भी कोई बिजनेस करेगा, जब भी कोई कंपनी ये एक्सपेंस करेगी, ये सारे नॉमिनल में जाके फॉल करेंगे और इनको नॉमिनल का रूल लगेगा। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, बट जब इनके आगे या पीछे मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स लग जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाके फॉल करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स एंड इन बिटवीन नॉमिनल। अभी देखो, सैलरी इज एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल, इंटरेस्ट इज एक्सपेंस नॉमिनल, इंश्योरेंस इज एक्सपेंस नॉमिनल। बट अब जैसे ही मैं इसके आगे मैं प्रीफिक्स लगाता हूं, सपोज मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग। अभी देखो एक प्रीफिक्स लग गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ इट विल फॉल अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इस पे अब जो रूल लगेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मींस पर्सनल अकाउंट में जो रूल लगता है वो यहाँ पे लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, इंटरेस्ट यू कैन से अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे एक प्रीफिक्स लग गया। अब ये नॉमिनल, इसका नेचर चेंज हो गया, नाउ इट विल फॉल अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ओके, आउटस्टैंडिंग और यू कैन से प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसका नेचर नाउ गॉट चेंज्ड एंड इट विल फॉल अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैं इनको एक बार नॉमिनल में भी लिख रहा हूँ और मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में भी लिख रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाएगा यहाँ पे, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में फॉल करेगा और फिर पर्सनल अकाउंट का रूल इस पे लगेगा। ठीक है, तो आप जो है इतना नोट कर लो, जो आपको 4 लाइन मैंने छुड़ाई थी वहां पे आप ये नोट कर लो। ओके, नोट कर लिया आपने? तो अभी एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और जो हमने रूल्स लिखे एक जगह हम उसे लिख लेते हैं। आपका फर्स्ट था पर्सनल, इसमें डेबिट क्या आएगा, द रिसीवर, और क्रेडिट में द गिवर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज रियल। डेबिट what
comes in credit, what goes out. Third is nominal. Debit all expenses or losses. Credit all इनकम्स और गेन. ठीक है, तो ये अभी आपका जो हमने रूल पढ़े तीनों, ये उसका एक समरी है. यहाँ पे हमारा आके ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो खत्म होता है. इसके आगे हम मॉडर्न अप्रोच देखेंगे. ठीक है, अब देखो हमारा जो सेकेंड अप्रोच मॉडर्न अप्रोच और वी कैन से अमेरिकन अप्रोच, ये क्या करता है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट. कि अकाउंट का नेचर क्या है, ये उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं बताता है. ठीक है, तो जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट का जो नेचर है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है एज पर दिस अप्रोच. ठीक है, तो देखो कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यू. ठीक है, तो अगर हम इसका शॉर्टकट निकालें, सी एल ई ए आर, क्लियर. ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच हमारे नेचर ऑफ अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसका बाइफर्केशन ऐसा है: कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यू. अभी देखो कैपिटल में हमें पता है कि ओनर का जो अमाउंट है जो वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है या फर्दर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स उधारी, जो मेरे को पैसा वापस किसी को देना है या फिर हमने उससे कोई सामान लिया तो हमें उसके लिए उसको पैसे देने हैं. ठीक है, तो लायबिलिटी मतलब मेरी देनदारियां, देनदारी, मेरा क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारे लायबिलिटी में फॉल करेंगे जहाँ पे मेरे को किसी को पैसे देने हैं. ठीक है, एक्सपेंस, बिजनेस के कोई भी खर्चे वो इसके अंदर फॉल करेंगे, लाइक एग्जांपल सैलरी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंस. ठीक है, असेट्स, असेट्स के अंदर असेट्स का जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था, कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, वो सारी चीजें असेट्स होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, फर्नीचर. रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स जो हमारी आमदनी, जो हमें इनकम होने वाली है, वो इसके अंदर फॉल करती है. एग्जांपल सेल्स, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड. अभी देखो अगर मैं इस मॉडर्न अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच से कंपेयर करूं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा था कि उसमें एक पर्सनल अकाउंट था, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट. देखो कैपिटल एंड दिस लायबिलिटी वाज क्लब्ड एज पर्सनल अकाउंट. हम एक जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये ऐसा क्यों है और वहां ऐसा क्यों है, तो अगर हम इस पे से कवर हटा दें, हम एक ग्लास के थ्रू देखें कि इन दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है, तो आप पाओगे कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी
ये अप्रोच बनाई गई है। अभी देखो कैपिटल एंड लायबिलिटी ये पर्सनल अकाउंट में फॉल करेगा, ये ओनर को दिखाता है, और लायबिलिटी किसी के भी टुवर्ड होगी, लाइक दिस इज टुवर्ड द नेचुरल पर्सन, दिस इज टुवर्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। तो इन दोनों को क्लब करके ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने पर्सनल अकाउंट बोला है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को हमने नॉमिनल बोला है और असेट को हमने रियल बोला है, बट वहां पे हमने उसे पर्सनल में, नॉमिनल एंड रियल में बाइफरकेट करके वहां पे रूल्स लिए हैं। और मॉडर्न अप्रोच इन अकाउंट्स के बेसिस पे रूल बनाता है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, आपको अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दैट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, इसके रूल्स देखते हैं कि ये क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच। तो देखो, जो मेरा मॉडर्न अप्रोच है उसके रूल्स ऐसे हैं कि मेरा असेट्स जब इंक्रीज होंगे तो हम उसे डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो उसे डेबिट करेंगे। कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब डिक्रीज होगी तो उसे डेबिट करेंगे। एंड रेवेन्यू जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, एंड डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच का रूल है। ठीक है, अब असेट इंक्रीज होगा मींस व्हाट, कि क्या हमारे पास जो चेयर है एक से दो हो गई तो अपने आप दो हो गई, हम उसे डेबिट कर देंगे या फिर क्रेडिट कर देंगे, मींस व्हाट। जैसे मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, जब अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो, जब आप फर्नीचर परचेज करते थे तो क्या होता था, असेट साइड मींस आप विजुलाइज करो, असेट साइड लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड। दिस साइड असेट साइड में हम क्या लिखते थे, हमारा एक कैश का अकाउंट होता था, तो मेरे पास फर्नीचर आया होगा तो मैं फर्नीचर ऐड करता था, और फर्नीचर के अंदर मान लो 10,000 का मैंने फर्नीचर बाई किया, तो फर्नीचर मेरा बढ़ रहा है अभी, तो फर्नीचर में 10,000 आ जाएगा। और अगर मैं उसे उधारी पे लेके आया हूँ तो लायबिलिटी साइड में इंक्रीज होता था, 10,000 क्रेडिटर बनता था। नहीं तो अगर मैं कैश में लेके आया हूँ तो कैश में 10,000 माइनस कर देते हैं। तो अभी देखो फर्नीचर जो है अभी हमारा बढ़ रहा है, एक असेट बढ़ रही है, दैट विल बी डेबिटेड। मींस जो मैंने आपको फर्स्ट अभी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में एक अकाउंट बना के दिखाया था, जिसमें हमारा डेबिट साइड इधर था और क्रेडिट साइड इधर था। जब हम फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा फर्नीचर। ठीक है, या फिर जब मैं एंट्री करूंगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसका बोलने का मतलब ये है। और अभी दूसरा इम्पैक्ट क्या है उस ट्रांजेक्शन का, मेरा कैश जो है रिड्यूस हो रहा है, तो कैश विल बी क्रेडिटेड, उसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक असेट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी असेट डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी क्रेडिट। अगर यही सिनेरियो हमारा क्रेडिट पे होता कि मैं फर्नीचर क्रेडिट पे लेके आया हूँ, उस केस में क्या होता, इस टेबल को आप रेफर कर दे, फर्नीचर मेरा इंक्रीज हुआ, मैं लेके आया, दैट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिटर दैट मीन्स मेरी लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, बढ़ी, मेरी लायबिलिटी बढ़ी, तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, तो जब अभी ये चीजें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो आप इसे नोट कर लो। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो देखो असेट्स मींस व्हाट, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आपके पास आया तो आपने उसको डेबिट किया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जो कि एक असेट है आपका, तो कैश विल बी क्रेडिटेड एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर आप सोचो तो। ठीक है,
अगर वही चीज उधारी पे होती, क्रेडिट पे होती, तो वहाँ दो रूल लगते हैं। असेट आपके पास आ रहा है और एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो असेट के लिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिटर जो कि एक पर्सन है, इट माइट बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वहां पे पर्सनल का रूल लगता। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर। क्रेडिटर ने मेरे को फर्नीचर दिया, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अभी आप ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे दोनों अप्रोच हमने थ्योरेटिकली कवर की, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच का हमने एक समरी बनाया था रूल्स का, आप उसके ऊपर लिख लो गोल्डन गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी देखो, ये चीजें जो हैं हमने अभी जो कवर की, हम अब इन्हें क्वेश्चन के थ्रू एक एक करके समझेंगे। अभी हमने बहुत ऊपर ऊपर से कवर किया, अब इन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तब हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, एंड देन फिर हम जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आप इसे ढंग से पढ़ के और रिवाइज करके आओ, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।